चलिए, स्वागत है आप लोगों का टारगेट सोनू यूट्यूब फैमिली में। मैं सोनू तिवारी आप लोगों का टारगेट सोनू यूट्यूब फैमिली में स्वागत करता हूं। बिहार शिक्षक बहाली और बिहार पीसीएस द्वारा बीपीएससी द्वारा जितने भी एग्जाम लिए जाएंगे उसमें मैक्सिमम ये देखा गया है कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उसको या तो रिपीट कर देता है या तो उसी में से इधर उधर करके ऑप्शन चेंज करके क्वेश्चन देता है। और बीपीएससी का बहुत सारा फेवरेट टॉपिक है जहाँ से वो क्वेश्चन उठाता ही उठाता है। यही सोचकर हम बिहार शिक्षक बहाली के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन करके टॉपिक दिया है, जो कि 1 to 5 में भी है, 9 10 में भी है और 11 12 के लिए टीचर के लिए भी है, और 15 से 20 क्वेश्चन वहाँ से आने की उम्मीद है। उस टॉपिक को क्वेश्चन बाई क्वेश्चन आप लोगों के सामने हम लेके आए हुए हैं। जो बीपीएससी प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन उसको लेके आए हैं। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था। उलगुलान विद्रोह पहला कह रहा है संथाल से, दूसरा कह रहा है कच्छा नागा से, कोल से, बिरसा मुंडा से। तो किससे जुड़ा हुआ था? बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था। देखिए, जो उलगुलान विद्रोह है वह एक बहुत ही प्रसिद्ध आदिवासी है झारखंड के, जिस आदिवासी का नाम है मुंडा, ठीक है ना, मुंडा। उसी में एक व्यक्ति हुए थे जिनका नाम था बिरसा मुंडा। और बिरसा मुंडा आदिवासियों में पढ़े लिखे व्यक्ति थे। मुंडा आदिवासी का विद्रोह 1899 से 1900 के बीच हुआ। 1895 में जो बिरसा मुंडा थे अपने आप को भगवान का दूत घोषित कर दिए और जितने मुंडा जनजाति थे उन सबके नेता बन गए। कहा था कि इनका जो मेन लड़ाई थी वो गैर आदिवासियों से थी, जिनको ये लोग दीकू कहते थे। क्या कहते थे? दीकू कहते थे। ये नोट कर लीजिएगा, दीकू। दीकू तो क्वेश्चन पूछा जाएगा दीकू कौन है? तो गैर आदिवासी जितने भी लोग, चाहे भारत के हों चाहे ब्रिटेन के हों, वो क्या कहलाए? दीकू कहलाते थे। इनकी लड़ाई उनसे थी। और ये लोग क्या करते थे? ये कहते थे कि अपना झंडा हमारा लाल रहेगा और इस धरती को हम खून जैसे लाल कर देंगे। जो भी हमारी धरती पे क्या करेगा? अधिकार करेगा। जमींदार क्या कर रहे थे? झारखंड में जाकर के जो जंगली एरिया था उसको कब्जा कर रहे थे। जंगल काट काट करके क्या कर रहे थे? वहां फैक्ट्रियां लगा रहे थे। और बिरसा मुंडा अपनी मुंडा जाति का शासन स्थापित करने के लिए विद्रोह का ऐलान कर दिए थे। कहा था कि लगभग 6000 मुंडा जनजाति तीर, तलवार और कुल्हाड़ी लेकर बिरसा के साथ आ गए। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि मार्च 1900 के शुरू में ही गिरफ्तार कर लिया गया। किसको? बिरसा मुंडा को। और वह जेल में मर गए और विद्रोह को क्या कर दिया? कुचल दिया गया। लेकिन बिरसा क्या हो गए? बिरसा मुंडा अमर हो गए। आगे इससे बिरसा मुंडा से बहुत सारा क्वेश्चन पूछेगा, जैसे जैसे आएगा आगे एक्सप्लेन करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन से। दूसरा क्वेश्चन है 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? बुद्धो भगत के नेतृत्व में जो कोल विद्रोह हुआ था वह किस क्षेत्र में हुआ था? कच्छ में हुआ था, सिंह भूमि में, पश्चिमी घाट में या सितारा में? ये भी 66वें बीपीएससी 2020 का क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो इसको देखते हैं हम लोग। सिंह भूमि में कहाँ हुआ था? ये सिंह भूमि। अब ये सिंह भूमि का है, समझिए। पहले बुद्धो भगत के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। छोटा नागपुर का जो पठार है झारखंड वाले एरिया में, वहां पे सिंह भूमि है। जैसे पलामू, हजारीबाग, मनभूमि क्षेत्र, इन सबको क्या कहेंगे? ये छोटा नागपुर पठार का क्षेत्र है। उसी में बुद्धो भगत के नेतृत्व में 1831 में कोल विद्रोह हो गया। और इसका कारण क्या था? कारण था जमींदारों द्वारा भूमि कर को अत्यधिक बढ़ाया जाना। मतलब जो जमींदार थे वो भूमि कर जो मतलब जमीन के लिए लगान लेते थे वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिए थे। तो बुद्धो भगत इसका नेतृत्व किए, लेकिन 1831 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके मृत्यु के बाद गंगा नारायण क्या कर लिए? इसके संचालन को संभाल लिए और रुक रुक करके लगभग 1831 से 1848 तक यह विद्रोह चलता रहा। अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह इस विद्रोह क्या कर दी? दबा दी। तो याद रखिएगा सिंह भूमि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? अब इसमें क्या देखना है कि किसने बगावत नहीं की थी।
विजय गरम का राजा, विजयनगर का राजा कहिए, उसको गलत लिख दिया है, विजयनगर का राजा, हैदराबाद का निजाम, तमिलनाडु के पोलीगर, श्रावणकोर दीवान वेलुपंथी। तो देखिए इसमें होगा हैदराबाद के जो निजाम थे वह विद्रोह कभी नहीं किए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह कभी भी नहीं किए थे। बाकी सब जितने हैं, चाहे वो विजयनगरम के राजा हों, तमिलनाडु के पोलीगार हों या श्रावणकोर के दीवान वेलुथप्पी हों, सब लोग क्या किए थे, बारी बारी से ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, कंपनी के नियंत्रण के खिलाफ विद्रोह किए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 67वीं बीपीएससी 2022 का क्वेश्चन है ये। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ, तो यहाँ से कितना हम लोगों को क्वेश्चन तैयार हो रहा है कि पहला कि बंकिम चंद्र चटर्जी कौन सा पुस्तक लिखे थे, तो आनंद मठ, आप नोट कर लीजिएगा, आनंद मठ लिखे थे। अब इस आनंद मठ में किसका उल्लेख है, तो आप कहेंगे सन्यासी विद्रोह का। किसका उल्लेख है? सन्यासी विद्रोह। बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ का जो पुस्तक लिखे थे उसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है, और इसी में आनंद मठ जो पुस्तक है उसी में से लिया गया है वंदे मातरम। चलिए कितना क्वेश्चन तैयार हो गया हम लोग का। वंदे मातरम सुजलम सुफलम, ये जो मतलब गीत है वो कहाँ से लिया गया? आनंद मठ से लिया गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित है। सन्यासी विद्रोह का मतलब था कुछ सन्यासी क्या किए थे, जो तीर्थ यात्रा कर पे लगा दिया गया था उसके खिलाफ विद्रोह किए थे, उसे सन्यासी विद्रोह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक की नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति, आक्रामक नीति का मतलब क्या हो गया, जैसे इसके पहले जो लोग आ रहे थे अफगानिस्तान के जो युवा थे बड़ी लड़ाका थे, और लड़ाका होने के कारण अफगानिस्तान से डायरेक्ट कोई टकरा नहीं रहा था। लेकिन अब यहाँ पूछ रहा है कौन से वायसराय थे जो डायरेक्ट टकरा, आक्रामक नीति, जल्दी से जल्दी अफगानिस्तान पर कब्जा कर लो। और ये क्वेश्चन पूछा गया है 63वें बीपीएससी 2017 में। चलिए इसको देखते हैं। इसका आंसर होगा आपका लॉर्ड लीटन। कौन होगा? बी ऑप्शन, लॉर्ड लीटन। इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। देखिए लॉर्ड लीटन जो है वह 1876 ईस्वी में वायसराय बनकर आता है, और अफगानिस्तान के प्रति जो नियम पहले से चला रहा था, नरम की नीति, मतलब जो क्या कहते हैं पॉलिसी चल रही थी कि भाई अफगानिस्तान से लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, उसमें परिवर्तन कर दिया। और कहा जाता है कि कुशल आक्रमणता की नीति के स्थान पर, कुशल आक्रमणता की नीति का मतलब ये होता है कि आराम से सावधानी से देखते रहें कि क्या हो रहा है। जब वो लोग कमजोर पड़ेंगे तो हम आक्रमण करेंगे, नहीं पड़ेंगे ताकतवर रहेंगे हम चुपचाप उनसे संधि बनाए रखेंगे। ये कुशल आक्रमणता की नीति कहलाती है। तो ये हटाकर लीटन ने क्या कर दिया? अग्रगामी नीति, मतलब हम ही झगड़ा करेंगे पहले, हम ही कब्जा करेंगे पहले, ये ला दिया। और 1878 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध शुरू हो गया। भाई युद्ध तो होना ही था। और 1889 में गंडमन की संधि कर ली गई अफगानिस्तान से। कौन संधि? गंडमक की संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, सबसे पहले तो ये जानिए कि 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आया था, किसने रद्द किया? तो आप देख लीजिए लॉर्ड रिपन। अब ये क्या था इसके बारे में पूरा जानते हैं। देखिए 1882 ईस्वी में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट रद्द कर दिया गया। अब ये कह रहा है 1878 में वर्नाक्युलर, तो देखिए 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाया गया था और 1882 में रद्द किया गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे है कि कौन लाया था, इसको देखा जाए तो लॉर्ड लीटन लाया था। जो लॉर्ड लीटन अभी हम देख रहे थे ना, और जो आक्रामक नीति अपनाया था अफगानिस्तान के खिलाफ, वहीं लॉर्ड लीटन जो था वह 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाता है, लेकिन 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा रद्द कर दिया जाता है, ठीक है। अब ये क्या था, इसके अनुसार ये जब एक्ट लागू हो गया तो इसके अनुसार भारतीय भाषा में जितने समाचार पत्र होंगे, अंग्रेजी भाषा के पत्रकार को छोड़ करके, अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र को छोड़ करके जो भारतीय भाषा के समाचार पत्र होंगे उस पर क्या कर दिया गया, पाबंदी लगा दी गई कि अगर कोई भी समाचार पत्र कुछ भी भारत के खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ छापेगा तो उसको क्या कर लेगा, जब्त कर लीजिएगा उसका सामान। इसीलिए इस वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को के अधिनियम को हम लोग कहते हैं मुंह बंद करने वाला अधिनियम। इस अधिनियम का सबसे मतलब बुरा चीज ये था ना कि यह कह रहा था कि देसी भाषा में
और मतलब छपना नहीं चाहिए, अर्थात अंग्रेजी भाषा में छापो आप। अगर देसी भाषा में छापोगे तो क्या कर देंगे, हम बंद कर देंगे। अच्छा, इसका कारण क्या रहा होगा? कारण ये रहा होगा कि अंग्रेजी में अगर ईस्ट इंडिया कंपनी की शिकायत भी करोगे तो आम जनता उसको समझेगी नहीं समझेगी, और देसी भाषा में करोगे तो लोग पढ़ेंगे, और लोग पढ़ेंगे तो विद्रोह होगा। ये अधिनियम जब लागू हो गया तो जिला मजिस्ट्रेट को यह पावर मिल गया था कि भारतीय भाषा में जितने भी समाचार पत्र हैं उनसे बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करवा लिया जाए कि वह कोई भी ऐसा टॉपिक पे नहीं करेगा, कोई भी टॉपिक नहीं छापेगा जो सरकार के विरोध में हो। अगर सरकार के विरोध में छापने का अधिकार ही नहीं रहेगा तो फिर पत्रकारिता किया। बात समझ में आ रहा है? और कहा जाता है कि इसी अधिनियम के तहत सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर, ये जितने भी पत्र थे, समाचार पत्र थे, सब पर क्या कर दिया गया, केस कर दिया गया। तो हम लोग क्या देखें यहाँ से, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू कब हुआ? 1878 में। कौन लागू किया? लॉर्ड लिटन। 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया गया। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा। अच्छा, लॉर्ड रिपन को ना भारत का उद्धारक कहा जाता है। क्या कहता है? भारत का उद्धारक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो पहले तो अस्थाई बंदोबस्त जान लो, तब तो बताओ इसका आंसर हम लोग देखेंगे। यह 2011 का बीपीएससी का प्री का क्वेश्चन है। तो देखिए 1793 ईस्वी में कर्नवालिस, लॉर्ड कर्नवालिस उस समय गवर्नर जनरल थे, वह लेकर आए अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था। भू राजस्व की नीति है, ठीक है। अब इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे अस्थाई बंदोबस्त कहीं कहा जाता है स्तंभरारी बंदोबस्त व्यवस्था, जागीरदारी व्यवस्था, मालगुजारी व्यवस्था, ठीक है, अलग अलग नाम से जाना जाता है। यह व्यवस्था जो था वह केवल और केवल बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के बनारसी तक था। उत्तरी कर्नाटक में भी कुछ जगहों पे लागू किया गया था। इसके तहत होता क्या था, मतलब अगर देखा जाए तो पूरा भारत का जितना क्षेत्रफल है उसके 19% पे, कितने परसेंट पे? 19% पे यह व्यवस्था लागू थी। कौन सा? अस्थाई बंदोबस्त। इसके तहत क्या कहता था कि मान लो कोई जिला है, तुम्हारा ये जिला है, पटना जिला है, और पटना जिला में हम ये कह दें कि कोई एक जमींदार को हम पूरा पटना जिला दे दिए और उसको एक फिक्स अमाउंट बता दिया कि चलो भाई कितना दे सकते हो तुम एक साल में हमको टैक्स वसूल करके। वो बोलेगा सर हम आपको 10 लाख दे देंगे। अच्छा ठीक है, चलो आप 10 लाख दे दोगे हमको, मान लो 11 लाख दे दोगे आप, तो 1 लाख आप रख लोगे मतलब टैक्स वसूलने के लिए, और 10 लाख हमको दे दोगे। अब जमींदार क्या करते थे कि 11 लाख की जगह पे 80 लाख वसूल लिए, 1 करोड़ वसूल लिए और ले जाकर के 10 लाख दे दिए उसको। शोषण जनता का बढ़ रहा था और अंग्रेजों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। क्यों? इसलिए कि जो किसान थे वो किसके खिलाफ बगावत करेंगे? जमींदारों के खिलाफ। जमींदार कहाँ के? भारत के। किसान कहाँ के? भारत के। जमीन किसकी? भारत की। ऊपर बैठ के मजा ले रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज मजा ले रहे हैं। तो ये अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था थी जिसमें ये था कि 1/11 भाग पूरे राजस्व का जमींदार लेगा और 10/11 भाग कौन लेगा? अंग्रेज लेगा, ठीक है। अच्छा, इसी में लॉर्ड कर्नवालिस ये कहा था कि जिस डेट को कहा जाएगा ना कि आप इस डेट को ला करके टैक्स दे दोगे, उस डेट के को अगर सूर्य अस्त होने के पहले तक आपने जमा नहीं किया तो आपकी जमींदारी छिन जाएगी। इसे कहते हैं सूर्यास्त का नियम। क्या कहते हैं? सूर्यास्त का नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट करने का कारण था। परमानेंट सेटलमेंट मतलब अस्थाई बंदोबस्त, अभी जो पढ़ा है वही है अस्थाई बंदोबस्त। तो कारण क्या था? तो कारण देख लेते हैं एक बार। जमींदारों का जमीन पर अधिकार न रहना, ये कारण तो हमको नहीं लग रहा है। इसलिए कि जमींदारों का जमीन पर अधिकार न रहना से अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था कोई कारण नहीं बन रहा है। दूसरा, जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। तो अभी आपको बताए हम कि वंश परंपरा के अधिकार पर स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार था ही नहीं। जमींदारी छीन जाती थी। अगर बोली लगी आपसे ज़्यादा कोई मतलब लगान देने के लिए तैयार हो जाए तो उसको जमींदारी मिल जाती थी। तीसरा, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। चौथा, जमींदारी प्रथा का निर्मूलन। जमींदारी प्रथा का निर्मूलन तो होगा नहीं। तीसरा पर डिस्कशन कर लेते हैं, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। मतलब ये कि मान लो पटना डिस्ट्रिक्ट की जमींदारी आपको दी गई, तो आप दे रहे हो हमको 1 करोड़ 1 साल का, तो हमको ये क्लियर हुआ ना कि भू राजस्व कितना मिलेगा। अगली साल जब बोली लगाएंगे तो कोई दूसरा आएगा कि सर हम 1 करोड़ 10 लाख देंगे, कोई आएगा 1 करोड़ 20 लाख देंगे। तो भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना परमानेंट सेटलमेंट व्यवस्था लागू करने का कारण था, ठीक है। चलिए इसके बारे में पूरा बता दिए हैं। कौन लाया था? लॉर्ड कर्नवालिस लाया था। कब लाया था? 1800
तिरानवे में, सॉरी 1793 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रैयतवाड़ी, ये रैयतबंदी है ना, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? रैयतवाड़ी देखिए, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी और अस्थाई बंदोबस्त, 3 प्रकार की जमींदारी व्यवस्था भारत में लागू की गई थी। तो अस्थाई बंदोबस्त हम लोग देख चुके थे, कितने परसेंट भाग पे लागू हुआ था? 19% भाग पे। कौन कौन क्षेत्र था उसमें? पश्चिम मतलब बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश का बनारस तक और कर्नाटक का कुछ क्षेत्र, 19% क्षेत्र पर अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लागू हुआ था। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था कौन लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस लागू किया था। कब किया था? 1793 ईस्वी में लागू किया था। अब देखते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है। तो देखिए, अस्थाई बंदोबस्त का मतलब क्या होगा कि जमींदार को अस्थाई रूप से दे दिया गया कि आप 1 साल तक रखिए और 1 साल में हमको इतना टैक्स दीजिए, बंदोबस्त कर दिया गया पैसे का। लेकिन रैयतवाड़ी व्यवस्था का मतलब क्या हुआ? रैयत का अर्थ पूछा गया है बीपीएससी में कि रैयत का अर्थ क्या होता है, तो रैयत का अर्थ होता है किसान। रैयत का अर्थ क्या होता है? किसान। रैयतवाड़ी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था में जमीन का मालिक जमींदार होता था, लेकिन रैयतवाड़ी व्यवस्था में जमीन का मालिक किसान होता था। अब ये कब लागू हुआ, कैसे हुआ, चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यह मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी हमारी, नीचे मद्रास प्रेसिडेंसी यहाँ पे, उसमें लागू हुआ। और कौन लागू किया? अलेक्जेंडर रीड, 1792 में। कहाँ पे लागू किया? तो तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में लागू किया गया। इसके बाद यह व्यवस्था बम्बई प्रेसिडेंसी में भी लागू हुई। और सबसे बड़ा श्रेय किसको जाता है? जो उस समय के गवर्नर रहेंगे टॉमस मुनरो को। टॉमस मुनरो को रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में हम लोग क्या करते हैं? श्रेय देते हैं उसका। तो अस्थाई बंदोबस्त के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस, रैयतवाड़ी के लिए टॉमस मुनरो। चलिए, ये कहाँ पे है? दक्षिण भारत में लागू हुआ था, दक्षिण भारत में। चलिए, मालवाड़ी का भी अभी समझा देंगे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी कब? सॉरी, किसके द्वारा? पहला, राजा राम मोहन राय द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, स्वामी विवेकानंद द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। तो देखिए, सत्यार्थ प्रकाश नामक जो पत्रिका थी वह दयानंद सरस्वती द्वारा लिखा गया था। दयानंद सरस्वती लिखा गया था, बोल रहे हैं, रचना की गई थी। ऑप्शन डी इसका सही होगा। अब देख लेते हैं दयानंद सरस्वती के बारे में। तो इनका मूल नाम जो था दयानंद सरस्वती का, वह मूल शंकर था। अच्छा, मूल नाम मूल शंकर, मूल नाम का मतलब बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। जैसा हम लोग का नहीं होता है नाम, मान लीजिए किसी का नाम होता है मोनू, और उनका अगर देखोगे मतलब उनके सर्टिफिकेट में, आधार कार्ड में, तो कुछ अलग ही नाम होगा। तो इस तरीके से उनका नाम था मूल शंकर। बाद में इनका नाम रखा गया दयानंद सरस्वती। इनका जन्म जो हुआ था 1824 में हुआ था। कहाँ पे? गुजरात में हुआ था, गुजरात में। ब्राह्मण थे ये। और 1860 ईस्वी में ये मथुरा में बिरजानंद स्वामी से वेद का शुद्ध तथा वैदिक धर्म में अगाध श्रद्धा प्राप्त की। मतलब वेद को बढ़िया से पढ़े और वेद में इनका अगाध श्रद्धा पैदा हो गया। और यही रीजन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का स्लोगन है जो कई बार पूछा गया है, वेदों की ओर लौटो। क्या था? वेदों की ओर लौटो। दयानंद सरस्वती 1875 में आर्य समाज की स्थापना किए थे, आर्य समाज की स्थापना किए थे। और 1867 में एक संघ बनाए थे जिसका नाम था पाखंड खंडनी। पाखंड खंडनी मतलब जो पाखंड है उसका खंडन करते थे। ठीक है, आर्य समाज बना लिए थे। अब यहाँ पे देखें कौन कौन सी रचना उनकी है, तो उसमें सबसे प्रमुख है सत्यार्थ प्रकाश ही, ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? उदारवादी की नीति का प्रचारक देखिए, न्यू इंडिया, लीडर, यंग इंडिया और फ्री प्रेस जनरल। ये यहाँ पे देख लेते हैं। फ्री प्रेस जनरल तो एक न्यूज एजेंसी थी, तो यहाँ तो बात ही हटा दीजिए। यंग इंडिया जो थी, यंग इंडिया, वह एक साप्ताहिक पत्रिका थी। महात्मा गांधी इसको मतलब लेके आए थे, महात्मा गांधी। ठीक है, यंग इंडिया लेकर के आए थे, मतलब उनका ये समाचार पत्र था। लीडर समाचार पत्र के संपादक थे मदन मोहन मालवीय जी। लीडर कौन थे? मदन मोहन मालवीय जी। और यही जो थे उदारवादियों की नीतियों के प्रचारक थे। मदन मोहन मालवीय जी उदारवादियों की नीतियों के प्रचारक थे, लीडर के माध्यम से प्रचार करते थे। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, बीपीएससी 2011 में, 2014 में, ऐसे करके कई बार पूछा गया है। तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता राजा राम मोहन राय को माना जाता है। किनको? राजा राम मोहन राय जी को। ठीक है, इनको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है, आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, प्रथम आधुनिक पुरुष कहा जाता है, युग दूत की उपाधि दी गई है। राजा राम मोहन राय को बहुत सारी उपाधियां दी गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? आत्मीय सभा है वो, कौन संस्थापक थे? तो यही थे राजा राम मोहन राय जी। देखिए 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय जी युवाओं का समर्थन प्राप्त कर लिए और युवाओं के समर्थन से आत्मीय सभा का गठन कर लिए। और इनका काम क्या था? आत्मीय सभा का एकेश्वरवाद का मत का प्रचार करना। एकेश्वरवाद का मतलब भगवान एक हैं, उनका प्रचार करना। और मूर्ति पूजा का ये विरोध करते थे। ठीक है, और अपने तर्कों के आधार पे एक ब्रह्म है इसका उपदेश देते थे कि भाई पब्लिक मतलब समझे। मान लो कि आपसे आके कहे कोई कि अलग अलग भगवान नहीं है, तो आप मानोगे थोड़ी जब तक तर्क नहीं दिया जाएगा। तो ये तर्क देते थे और उसी का नाम था आत्मीय सभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी किस वर्ष? तो राजा राम मोहन राय जी 20 अगस्त 1828 ईस्वी को ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। और इसमें 1828 दिया नहीं है, ठीक है, तो इसको सुधार लीजिएगा। 1828 ईस्वी में स्थापना हुआ था ब्रह्म समाज का। और ब्रह्म सभा का मतलब हुआ था ब्रह्म समाज, आगे चल के इसका नाम दे दिया गया। फिर से ब्रह्म समाज या ब्रह्म सभा जो है वह किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय जी के द्वारा किया गया। तो इसका मतलब ये आगे चल के मूर्ति पूरा जगह मतलब विरोध करेगा। ये जो संस्था थी ब्रह्म समाज, ईश्वर एक हैं इसमें विश्वास करता था। ठीक है, और नवीन धर्म में रीति रिवाज जितने थे और कांड थे उनका कोई स्थान नहीं है, क्योंकि आप देख चुके हैं कि आत्मीय सभा की स्थापना जब ये किए थे तो पाखंडों का क्या किए थे? विरोध किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। किसके कहने पे, मतलब किसका इसमें सबसे बड़ा योगदान था? राजा राम मोहन राय जी का योगदान था। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था वह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कहलाता है। 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत भारत जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया गया था। तो उसी में कौन था उस समय भारत का गवर्नर जनरल बना? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और वहीं सती प्रथा को अंत किया 1829 ईस्वी में। ठीक है, 1829 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग थे। प्रार्थना समाज से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बीपीएससी 2011 में पूछा गया है क्वेश्चन। कब स्थापना हुआ था? तो 1867 में। कब हुआ था? 1867 में। कौन किए थे? आत्माराम पांडुरंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17वीं से 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद, ये नो हिंदूवाद हो गया है, नव हिंदूवाद मतलब न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। तो वो थे स्वामी विवेकानंद। आपको पता ही है इनके बारे में। चलिए थोड़ा सा बता देते हैं। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को हुआ था और 1893 ईस्वी में ये शिकागो में अपना जो भाषण दिए थे, जिसकी वजह से बहुत ही फेमस हो गए। कहाँ पे भाषण दिए थे? पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में, मतलब जो धर्म का संसद था उसमें भाषण दिए थे। 1897 ईस्वी में यह रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। जो इनके गुरु थे उन्हीं के नाम पे रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। 1902 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1902 में इनकी मृत्यु हो जाती है। जो विवेकानंद जी थे उन्होंने हिंदू धर्म के पक्ष में कहा था कि मुझे मत छेड़ो। ठीक है ना, मुझे मत छेड़ो। इनके अनुसार धर्म अब केवल खान पान तक ही सीमित रह गया था। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि धर्म केवल किसमें सीमित हो गया? खान पान में। हम उनके यहाँ नहीं खाएंगे, हम उनके यहाँ नहीं खाएंगे,
हमारे में ये भोजन बनेगा, उनके में ये भोजन बनेगा, हमारा धर्म ये है इसलिए हम ये काम करेंगे, भोजन खाएंगे, वो दूसरे भोजन खाएंगे। ठीक है, स्वामी विवेकानंद इन सब चीज़ों का क्या करते थे, विरोध करते थे। वह कोई राजनीतिक संदेश नहीं देते थे, लेकिन उनके जो लेख थे, जो वो लिखते थे और जो भाषण थे, वह युवा पीढ़ी के लिए आत्मगौरव की भावना जगा देते थे। आत्मगौरव की भावना क्या करते थे, जगा देते थे। सुभाष चंद्र बोस उनके बारे में कहे थे, विवेकानंद जी के बारे में, कि जहाँ तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। वाह, क्या जबरदस्त स्टेटमेंट था। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि जहाँ तक बंगाल का संबंध है, हम स्वामी विवेकानंद जी को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है कौन? अभी बताए थे आप लोग को, आर्य समाज। आर्य समाज कब स्थापित हुआ? 1875 में। कब? 1875 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने 1873 में सत्यशोधक समाज, कई बार क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले किए थे, ज्योतिबा फूले। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे। सत्यशोधक मतलब जो वास्तविकता है उसको शोध करने वाला। ठीक है। 1827 में इनका जन्म एक माली परिवार में हुआ था। माली मतलब जो लोग फूल वगैरह बेचते हैं, और ये बहुत ही प्रबल विरोधी थे, शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन चलाए थे और जितना पाखंड था उसका विरोध करते थे। ये अपनी पुस्तक लिखे थे गुलामगिरी, और संगठन बनाए थे सत्यशोधक समाज, और इनका मेन ही उद्देश्य था पाखंडी ब्राह्मणों और उनके अवसरवादी ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बंगाल के पिता। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे हम देखेंगे मैडम एचपी ब्लावेत्स्की। ठीक है ना, ब्लावेत्स्की इसको कहते हैं, मैडम एचपी ब्लावेत्स्की। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मैडम एचपी ब्लावेत्स्की की थी। अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अल्टाक और विलियम क्वान जज तथा कुछ और लोग थे जो 1875 में न्यूयॉर्क में किए थे। लेकिन भारत में इसका जो ब्रांच खोला गया वह 1882 में खोला गया। कहाँ पे? मद्रास में, और मुख्यालय बना दिया गया। ठीक है, पूरा अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास वाले को बना दिया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, यही क्वेश्चन, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की किसने किया था? मैडम एचपी ब्लावेत्स्की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो चलिए 3 लोग बने हैं, सॉरी, ये सरोजिनी नायडू बनी हैं, एनी बेसेंट बनी हैं, लेकिन देखा जाए कौन पहली बार बनी है तो एनी बेसेंट बनी है। एनी बेसेंट सबसे पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष बनी थी। कब बनी थी? 1917 में। कब बनी थी? 1917 में। 1917 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय महिला बनी थी। अब यहाँ पूछा जाए कि क्वेश्चन अगर ये पूछ दे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कौन अध्यक्ष बनी थी, तो सरोजिनी नायडू। कब बनी थी? 1925 में। 1925 में। और यहीं पे एक बता देते हैं कि 1924 का बेलगांव अधिवेशन हुआ था, जहां पे महात्मा गांधी अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। एकमात्र अधिवेशन जब अध्यक्षता उन्होंने संभाली थी, उसके बाद कभी भी अध्यक्ष नहीं बने। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। भारत में नारी आंदोलन, तो नारी आंदोलन जो प्रारंभ हुआ ज्योतिबा फूले के वजह से। ठीक है, ज्योतिबा फूले अभी पीछे बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाई धोबी बंद सामाजिक विकास एक स्वरूप था। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट, सामाजिक विकास लिखा हुआ है, सामाजिक बायकाट है, एक स्वरूप था जो 1919 में क्या हुआ था? पहला, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। दूसरा, साधुओं द्वारा चलाया गया आंदोलन था जिसमें निम्न जाति के लोग का उद्धार हो सके। तीसरा, जमींदारों द्वारा गांव के निम्न जाति के विरुद्ध उठाया गया कदम था। चौथा, निम्न जाति द्वारा ठेकेदारों के विरुद्ध उठाया गया आंदोलन था। तो इसका सही आंसर होगा ए, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिला, यूपी का प्रतापगढ़ जिला है, वहां पर किसानों द्वारा एक कदम उठाया गया था जिसमें क्या क्या था? नाई और धोबी जो थे वो बंद कर दिए थे, हम किसी का कपड़ा नहीं धोएंगे, किसी अंग्रेज का, किसी जमींदार का।
तो इसमें क्या हुआ था कि 1919 ईस्वी में के अंतिम दिनों में जब महात्मा गांधी का आंदोलन स्टार्ट होने वाला था, जालियांवाला बाग हत्याकांड हो चुका था, उस समय किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया और प्रतापगढ़ जिले में एक जागीर था, जागीर मतलब जमींदारों का घर, नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार संगठित कार्रवाई की गई। झिंगुर सिंह और दीर्घपाल जो थे इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। ठीक है, चलिए अच्छा, इसमें एक और नाम आता है, बता देते हैं, बाबा रामचंद्र। अब ये कौन थे? तो बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार से थे जो इस आंदोलन में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब लागू हुआ? पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब लागू हुआ? 1900 ईस्वी में। देखिए ये अंक में नहीं लिखा गया है, 1900 में लागू किया गया था। यह क्या था? किसानों की जो भूमि थी वह गैर किसानों को हस्तांतरित होना समाप्त हो गया। मतलब मान लीजिए हम जमींदार हैं, हमारे पास क्या है? जमीन है, तो हम किसी दूसरे को जिसके पास जमीन नहीं बेच देते हैं ना आज, तो हस्तांतरित किया जाता था उस समय भी। ये क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया, नहीं हस्तांतरित तुम लोग नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है, स्वामी सहजानंद का संबंध किससे है? बिहार के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर मिल जाए तो 2 पेज पढ़ लीजिएगा स्वामी सहजानंद के बारे में। वैसे हम मॉडर्न हिस्ट्री जब क्लास स्टार्ट करेंगे तो बहुत ही विस्तार से पढ़ाएंगे, लेकिन चलिए यहाँ पे केवल थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि स्वामी सहजानंद बिहार के प्रांतीय किसान सभा का स्थापना किए थे। किसका किए थे? प्रांतीय किसान सभा का स्थापना किए थे। और जो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था उसके भी एक मेन नेता थे। इनका जो संबंध है बिहार के किसान आंदोलन से है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बिहार का किसान आंदोलन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। स्वामी सहजानंद जी को किसानों के प्रति समर्पण देखते हुए इनको कहा जाता था किसान का प्राण, किसानों का प्राण कहा जाता था। चलिए, तो 25 क्वेश्चन का ये हमारा था वीडियो जो लेकर आपको आए। उम्मीद है कि एक वीडियो से आपको बहुत सारे क्वेश्चन तैयार होंगे, और ऐसे करके डेली एक हम 25 क्वेश्चन का सीरीज लेकर स्टार्ट किए हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री से रहेगा। पहले मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे जब समाप्त हो जाएगा इसमें बहुत सारा रिवीजन होगा। आप लोग क्वेश्चन देखते रहिए और वीडियो देखते रहिए, आप लोग को बहुत फायदा करेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।